हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसमें एक टॉपिक पे आकर के मैं रुक गया था। आज उसको वहां से कंटिन्यू करता हूँ। दूसरी बात ये कि कुछ लोग होंगे जो शायद पहली बार इस चैनल पे आए होंगे या पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसका छूटा है वहां से जाके रिकवर कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है वो मैंने पिछले क्लास में बताया था और शायद आप लोग को याद भी होगा। क्या था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मतलब क्या? करेंट। क्यू मतलब अब तो याद ही होगा, क्यू चार्ज है, टी टाइम है, आई का एसआई एम्पियर है, चार्ज का एसआई कूलम है और टाइम का सेकेंड है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद जब लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा था तो उस समय आया था 1 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर आया था? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने डिराइव भी किया था, कैसे आया था। आप लोग चाहे तो वापस से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैंने एक बात और बताई थी कि जो एक कूलम चार्ज है वो काफी ज्यादा, मतलब काफी ह्यूज चार्ज है। आप खुद देख सकते हैं, मतलब कि 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। उतना इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलम चार्ज को बना रहा है। तो सोच लीजिए एक कूलम चार्ज कितना बड़ा। इस मतलब ये सारे फार्मूला और इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस, एक तो मैं खुद बता दूंगा अभी, वैसे अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको थोड़ा सा पॉज करके उसको बनाओ, या फिर ऐसे ही पहले बना करके देखो, मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स या मैथ्स, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन बनाने का? जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसके आधार पर पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन लिखने के बाद जो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहता है उसको सेकंड में, और थर्ड में कि अब सोचना है कि अब होगा क्या, कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या क्या पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हमको पता है। उसके बाद पहले हम लोग गिवन क्या दिया हुआ वो पहले लिख लेते हैं। यही प्रोसीजर है, आप लोग इसी को फॉलो करेंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे? गिवन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू वायर, मतलब वायर के थ्रू पास कर रहा था जितना इलेक्ट्रॉन, उसका काउंटिंग में कितना नंबर दिया हुआ है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 22। वेरी ह्यूज अमाउंट। उसके बाद फिर एक चीज और दे रखा है, देन फाइंड करेंट इफ टाइम टेकन वाज 40 सेकेंड। मतलब एक चीज और दे रखा है, और वो चीज है क्या? वो चीज है टाइम। टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 40 सेकेंड। अब निकालना क्या है? तो निकालना है फाइंड करेंट। एक चीज और है, फाइंड चार्ज। तो जो जो निकालना है उसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ लिख दिए। करेंट निकालना है तो आई, चार्ज निकालना है तो क्यू। अब हमको अभी तक तो केवल एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं। मैंने खुद बताया था I इक्वल टू क्यू बाई टी, केवल अभी तक एक ही फॉर्मूला पे डिस्कशन ही हुआ है उतने देर से। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दूसरा तो पढ़े है ही नहीं। तो जो है सो है I इक्वल टू क्या? क्यू बाई टी। अब समस्या ये है कि यहाँ पे I भी नहीं दे रखा है और Q भी नहीं दे रखा है। मतलब I भी नहीं है और Q भी नहीं है और सिर्फ T दे रखा है, तो दोनों कैसे निकाले? हाँ, मुश्किल है। अगर 3 क्वांटिटी कोई है उसमें से 2 दिया हो तो तीसरा निकालना आसान है, लेकिन एक ही दिया हो बाकी का 2 निकालना हो तो फिर कैसे? तो आप गौर से देखेंगे तो एक डेटा और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी दे रखा है। और अभी ऊपर जस्ट हमने देखा है कि इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलम चार्ज बनाता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज हुआ, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू बनाते हैं। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एनी। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने कल भी बताया था, यानी कि पिछले वीडियो में, कि हम लोग जो है फॉर्मूला से थोड़ा बचेंगे। हाँ, जहां मजबूरी है जैसे I इक्वल टू क्यू बाई टी लगाना ही पड़ेगा तो वो अलग बात है। नहीं तो जहां तक हम लोग फॉर्मूला से बचना पॉसिबिलिटी है बिल्कुल बचेंगे। कैसे? हाउ? देखिए, यूनिटरी मेथड, मतलब बहुत पहले पढ़ा हुआ चीज आज काम आएगा, अनएक्सपेक्टेड, लेकिन जीवन भर काम आएगा। ये आप माइंड में रखो इस चीज को। कैसे? हाउ? लेट्स सी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 22। अब आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इसको लिखते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना चार्ज बनाता है?
1 कूलम। यहाँ जस्ट लिखा है और मैंने पिछले क्लास में डिराइव भी किया है, तो शायद अब तक याद भी हो गया होगा, और वही मैंने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना कूलम चार्ज बनाता है? तो 1 कूलम चार्ज बनाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? यूनिटरी मेथड, ये वाला डिवाइड में आएगा, होप यू रिमेम्बर। तो क्या आएगा? 1/6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतना कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में। लेकिन यहां तो 1 नहीं है ना, यहां तो बहुत सारा है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है वो मैं अब यहां लिखूंगा, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएगा? तो अब ये जो आता है यहाँ पे उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 रुपए में 10 पेन आ रहा है, तो 1 रुपए में फिर उसको क्या करते थे? 10 डिवाइडेड बाई 5, और फिर अगर 100 रुपए को दिया तो फिर 100 से मल्टीप्लाई होता था ना। वैसे ही सेम प्रोसेस है, यूनिटरी मेथड कभी नहीं बदलेगा। क्या करना है अब? इसको, इस वाले टर्म को क्या करना है हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल करेंगे। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। अब मैंने क्वेश्चन में ऐसे ही सोच के दिया था ये कुछ कट जाए, क्या कट जाएगा यहाँ पे? 6.25 से 6.25 कैंसिल आउट, बचा क्या? 10 टू द पावर 22 ऊपर में और 10 टू द पावर 18 नीचे में। अब इसको हम लोग 10 का पावर को मतलब शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10 टू द पावर 22 अपर में है और 18 जो है नीचे में है। अगर आपको मैथ में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको ये पता होगा कि ये 18 जब नीचे रहता है और उसको ऊपर भेजते हैं तो माइनस में जाता है, तो डायरेक्ट जो है हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो कितना आ गया? 10 टू द पावर 4 क्या? कूलम। दिख रहा है? कूलम। 10 टू द पावर 4 कूलम चार्ज अब हम लोग को आया है, यानी कि हम लोग को निकला क्या है? 10 टू द पावर 4 कूलम क्या निकला? चार्ज। यानी कि ये जहां पे जो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए थे, अब उसको हम बेधड़क हटा सकते हैं और उसके बदले क्या लिख सकते हैं? उसके बदले लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 कूलम। यानी कि अब हमें क्यू पता है, एक्चुअली पता तो था नहीं, हम लोग काफी मेहनत किए हैं, उसके बाद हम लोग को पता चला है, लेकिन उस मेहनत का फल अब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब हम लोग को क्यू पता है, कितना है? 10 टू द पावर 4 कूलम, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और टाइम कितना दिया हुआ था? 40 सेकेंड दिया हुआ था। मेरे पास थोड़ा स्पेस अभी यहाँ पे कम है तो मैं ये मिटा दे रहा हूं। आप लोग पीछे जो मैंने बताया था वहां से पॉज करके आप लोग लिख लेना। हाँ, तो 10 टू द पावर 4 कूलम डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड। 10 टू द पावर 4 मतलब 10, 1 पे कितना जीरो? 1 पे 4, 4 जीरो, क्योंकि पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 40। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं। क्यू पता कर लिए, टी दिया हुआ था, क्यू और टी को सॉल्व किए, कुछ ना कुछ तो कटना ही था, नहीं कटता तो क्या, तो भी हम लोग पॉइंट में लिखते ही। फिलहाल ये तो कट ही गया ना, तो मामला ही आसान हो गया। तो कितना आ गया ये? 250। क्या निकाल क्या रहे थे? आई। तो आई का एसआईमेंट क्या होता है, यानी करंट का एसआईमेंट क्या होता है? एम्पियर। कल इस पे बहुत चर्चा हुई थी, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? काफी आसान था, मतलब काफी आसान तो नहीं था लेकिन फिर भी आसान था। हाँ, तो आंसर तो आ गया अब हम लोग का। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए भी दे रखा है, आप चाहे तो इसे अभी बना ले रोक करके, वरना बाद में बना लीजिएगा, और आंसर जो है मैं अगले वीडियो में दे दूंगा इसका। फिलहाल ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बावजूद अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या मे बी कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा सुविधा होगा तो मैं वहीं पे प्रबंध करा दूंगा क्वेश्चंस का। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है। अगर फ्यूचर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स जरूर बनाएं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूं। हाँ, तो शुरू करने वाले थे वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन मुझे याद आया कि उसमें भी कुछ सिंबल्स का काम आएगा, और मैंने पहले भी कहा था कि सिंबल्स बहुत जरूरी है। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि पहले सिंबल्स ही देख लेते हैं, वो जरा सही रहेगा। तो हमने इस चैप्टर में जितने सिंबल्स देखने हैं या देखे हैं वो सब में भी लगभग पूरा लिखा हुआ है। अब एक दो सिंबल जैसे अभी बल्ब का सिंबल हुआ या रेजिस्टर का सिंबल हुआ, वो तो माइनर है, जो मेन काम में आने वाला है वो मैंने सब लिख रखा है यहाँ पे। आप लोग को अभी याद भी करवा दूंगा, अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो अभी शायद याद भी हो जाए आप लोग को।
देखिए सबसे पहले ही करंट वाले पहले पढ़े थे, उसके बाद चार्ज साथ में ही आया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अब पढ़ने वाले हैं इसके साथ है फिर वर्क, एनर्जी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, हीट एंड फिर पावर। इतना में इस चैप्टर में हर एक जगह इसमें से ही कोई ना कोई यूज होगा। इसके अलावा मैंने जैसे भी थोड़ा देर पहले बताया छोटा मोटा सिंबल जैसे रेसिस्टर, बल्ब, ये सब का एमीटर, वोल्ट मीटर वो बाद में कभी देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में भी। फिलहाल अभी जो मेन एकदम क्वांटिटी है उसका मैंने यूनिट लिखा है। करेंट का क्या था आई, ये तो अब तक याद हो भी गया होगा। चार्ज का क्या था क्यू, हाँ साइड में मैंने ऐसा यूनिट भी लिखा है, एक बार में दो काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। पता चला कि अभी क्वांटिटी और सिंबल्स के लिए अलग और फिर ऐसा यूनिट याद करने के लिए अलग, तो मैंने यहाँ पे सब एक साथ लिख दिया है। आप लोग चाहे तो अभी पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले ले और इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। फिलहाल अभी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से एक का आपको ऐसा यूनिट याद होगा करेंट, जिसका ऐसा यूनिट था एम्पियर। उसके बाद चार्ज का भी अब तक तो याद हो ही गया होगा, चार्ज का ऐसा यूनिट था कूलम। अब इसके बाद तीन बहुत आसान सा ऐसा यूनिट वाला टर्म है, जैसे मतलब जैसे क्या आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है इसे, अगर याद हो अच्छे से तो अच्छी बात है, वरना अभी मैं याद दिला देता हूँ। कौन सा है वो तीन क्वांटिटी, वर्क, एनर्जी और हीट। हीट तो खैर 9th में नहीं पढ़ना था, लेकिन केमिस्ट्री में हीट को पढ़ना था, वहां पे हीट का यूज हुआ भी होगा शायद अगर याद हो तो। फिलहाल अभी मैं आपको याद वापस से दिला दूं, वर्क, एनर्जी और हीट तीनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। थोड़ा सा राहत मिला होगा कि कुछ तो कम याद करना पड़ा ना। वर्क, एनर्जी और हीट तीनों का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, जूल, जूल। तीनों का ऐसा यूनिट आपका जूल ही है। अब जूल का सिंबल क्या होगा, हाँ अब एक बात और, एक और आसान काम अभी हम लोग करना है, वो ये है कि वर्क का सिंबल W है, एनर्जी का E है, रेजिस्टेंस का R है, रेसिस्टिविटी नहीं, ये थोड़ा सा मैटर फंस गया, आगे देखते हैं। हीट का H है, पावर का P है। मतलब यहाँ के बाद ये दोनों जो धोखा दिया था उसके बाद वापस ऐसा धोखा केवल एक जगह मिला, बाकी सब में वो फॉर्मूला जो था पहला लेटर वाला वो वैलिड है। वर्क का W, एनर्जी का E, रेसिस्टेंस का R, हीट का H और पावर का P। हाँ तो जो है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये क्लास 10th में पहली बार ही आता है। तो रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो। रो मतलब वैसे तो आपने पहले इसको भी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर हम इसे चाहे तो समझ सकते हैं। रो कुछ एल जैसा है लेकिन एल नहीं है, कुछ ऐसा। तो रेसिस्टिविटी का सिंबल हो गया रो। अब ये सिंबल के कॉलम का तो सारा काम खत्म है, अब हम लोग चलते हैं एसआई यूनिट की तरफ। तो एसआई यूनिट तो हम लोग ने वर्क का, एनर्जी का, हीट का और पावर का तो ऑलरेडी देख रखा है। अब बचा केवल तीन, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल है वो ईपी है, यानी कि ई जो है वो मेन लेटर है और जो पी है वो सबस्क्रिप्ट में है। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जो नीचे लिखाता है वो होता है सबस्क्रिप्ट और जो ऊपर लिखाता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हम लोग किसी का पावर देते हैं तो किस में देते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं तो ये क्या देते हैं, फिर ये हो जाता है सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जो P लिखा है वो सबस्क्रिप्ट में लिखाया है, E फॉर इलेक्ट्रिक, P फॉर पोटेंशियल। ये भी काफी मतलब आसान है। उसके बाद फिर एक और सिंबल है इसका V। अब V इसका सिंबल क्यों है, क्योंकि अभी आगे चल के इसी को आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद आज ही पढ़ेंगे, उसमें बोलेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज का सिंबल क्या होगा, V का। वोल्टेज V से स्टार्ट होता है तो उसका V होना चाहिए सिंबल, तो इसीलिए इसका दोनों सिंबल है, EP भी लिखते हैं और V भी लिखते हैं। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आ जाएगा बनाने में। उसके बाद क्या है इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। वो वोल्टेज अभी जस्ट मैंने बताया, वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट, मतलब नॉट टू बैड, आसान, मतलब याद करने लायक है। वोल्टेज का वोल्ट और वोल्ट का सिंबल वापस से भी। उसके बाद कौन सा बच रहा था, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस भी नया था, लेकिन इसका सिंबल क्योंकि पहला लेटर था तो काफी आसान पड़ गया, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है वो थोड़ा सा टफ है। एक्चुअली इसका एसआई यूनिट है ओम। ओम को हम लोग, अब इसके बाद जो है वो तो और खतरनाक है। ओम तक तो सही था, लेकिन उसका जो सिंबल है वो ओमेगा है। मतलब इसमें चार वैरायटी हो गया। रेसिस्टेंस सिंबल इसका आर हो गया और एसआई यूनिट कुछ अलगे है ओम, और सिंबल उससे भी अलग ओमेगा। हाँ तो बस इस पे फोकस करना है, मतलब कुल मिला के इतना में जो है ना बस इस पे ही फोकस करना है। और अगर ये याद हो गया तो रेसिस्टिविटी में बस मीटर लगा देना है।
रेसिस्टेंस में बस मीटर लगा देंगे, यानी कि ओम में बस मीटर लगा देना है तो ओम मीटर, बस इतना ही है। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। करंट का आई, चार्ज का क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ईपी या भी, वर्क का डब्ल्यू, एनर्जी का ई, रेसिस्टेंस का आर, रेसिस्टिविटी का रो, हीट का एच, पावर का भी। और ऐसा अगर देखा जाए तो करंट का एम्पियर, चार्ज का कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, वर्क का जूल, एनर्जी का जूल, रेसिस्टेंस का ओम, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, बस ओम में क्या लगाना था मीटर, हीट का जूल और पावर का वाट। और सिंबल तो लगभग सबका आसान है, एम्पियर का ए, कूलम का सी, वोल्ट का वी, जूल का जे, जूल का वापस से जे, ओम का ओमेगा, बस एक इसको छोड़ के। उसके बाद फिर ओम मीटर, ओमेगा मीटर, ये तो सेम है, जूल का जे और वाट का डब्ल्यू। चलिए तो अब हम लोग बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि करंट और चार्ज तो हम लोग का हो गया है, तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मिटा के मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ बताने वाला हूं और उसका डेफिनेशन भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अगर कोई आपको कहे कि पोटेंशियल क्या होता है, सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक को भी साइड में। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। जैसे कि मेरा यहाँ तो कुछ है नहीं, किसी चीज को उठाने का क्षमता, ये मेरा पोटेंशियल है। किसी का कुछ ज्यादा होगा, किसी का कुछ कम होगा। अब क्षमता आता कहां से है? यानी कि एनर्जी से आता है। एनर्जी से हम लोग करते क्या है? काम, यानी कि काम करने का क्षमता ही पोटेंशियल कहलाता है इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़े वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए कितना आसान है। मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़े वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कहां से लाना है और कितना चार्ज को लाना है, ये सवाल है। इसका जवाब ये है कि चार्ज यत्र तत्र सर्वत्र, काफी जगह है, मतलब हम हर जगह है। और हम लोग को लाना कहाँ है? हम लोग को लाना है पृथ्वी पे। हम लोग को लाना कहाँ है? हम लोग को यूज करना है सर्किट में, हम लोग को यूज करना है बोर्ड में, हम लोग को यूज करना है पावर प्लांट में। तो हम लोग को यूज तो काफी जगह करना है, लेकिन सारा का सारा एक रिफरेंस पॉइंट अगर माना जाए तो अर्थ को एक रिफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। और ला कहां से रहे? तो कहीं इनफाइनाइट से ला रहे हैं चार्ज। चार्ज कितना लाना है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस यूनिट मतलब होता है एक कूलम। एक कूलम क्या? चार्ज। एक कूलम चार्ज को लाना है कहां से? इनफाइनाइट से, जो हमको पता ही नहीं कि कहां पे। वहां से लाना है एक कूलम चार्ज, और लाना कहां पे? जहां पे हम खड़े हैं, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, वहां पे लाना है। तो हम कहीं पे इनफाइनाइट पे मान लिए, ये इनफाइनाइट से एक कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं कहां पे? एक रेफरेंस पॉइंट पे। तो यहाँ पे केवल दो क्वांटिटी का यूज किए हैं हम लोग। पहला, कितना काम करना पड़ा है वो, और दूसरा कितना चार्ज लाए हैं वो। फिलहाल यहाँ पे तो 1 कूलम चार्ज लाए हैं, लेकिन दो ही क्वांटिटी का इस्तेमाल हुआ है। पहला, कितना काम करना पड़ा है वो, और दूसरा कितना चार्ज लाए हैं वो। अब आपको कॉमन सेंस अगर लगाने के लिए कहा जाए तो मतलब जितना ज्यादा काम करेंगे या जितना ज्यादा काम हम लोग करते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल क्षमता हम लोग का ज्यादा है ना। तो उस हिसाब से कॉमन सेंस पे अगर कोई लगाए तो बिल्कुल कह सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे भी वही रूल लागू है। तो मतलब अगर इसको हम फॉर्मूला खुद अगर हम बना रहे होते तो सबसे पहले जो हमको पता चलता वो ये पता चलता कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा मेरा क्षमता है, या जितना ज्यादा मेरा क्षमता है उतना ज्यादा हम काम कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं चार्ज का, क्योंकि दो ही क्वांटिटी था, वर्क का तो बात हम लोग कर चुके हैं। अब बचा किसका? बचा चार्ज के बारे में बात करना ही बचा है। अब आप लोग इमेजिन कीजिए, चार्ज का संख्या बढ़ा दिए, मतलब हाइक इन चार्ज बढ़ाएंगे। सपोज दैट मतलब कोई किसी को उठाना है, 5 किलो उठाना है तो 10 सेकंड तक उठा सकता है, लेकिन वही अगर 50 किलो उठाने के लिए कहेंगे तो 10 सेकंड तो बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना वजन उसको बढ़ाए हैं उसका पोटेंशियल घट रहा है, पक्का। तो यहाँ पे भी चार्ज को अगर हम बढ़ाएंगे
तो क्या होना चाहिए, चार्ज बढ़ाए हैं तो ऑटोमेटिक काम तो मतलब बर्डन बढ़ जाएगा तो काम आदमी कम कर पाएगा ना। तो चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल मेरा कमेगा, कॉमन सेंस के हिसाब से तो यही कहता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो है वो बढ़ा रहे हैं तो मेरा क्षमता घट रहा है, तो इनवर्स रिलेशन है ना। तो इनवर्स रिलेशन है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको किसी को भी कहेंगे फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या लिखेगा कोई भी, EP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W बाई Q, EP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W बाई Q। अब यहाँ पे बहुत मतलब पहले से या अगर नहीं भी पता हो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक इज इक्वल टू यहाँ पे लगाना पर, मतलब लगाते तो खैर उसी के लिए है, प्रोपोर्शनलिटी हटा क्यों रहे हैं, इज इक्वल टू लगाने के लिए तो हटा रहे हैं। तो इज इक्वल टू अगर लगाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट भी देना पड़ता है, ये क्लास 9 शायद 8 से ही पढ़ना है हम लोग। तो अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, लेकिन उस कांस्टेंट को अगर 1 मान लिया जाए तो डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा, EP इज इक्वल टू W बाई Q। ये 1 हम लोग क्लास 10 के लिए ही मानते हैं, क्लास 11th या 12th में जब ऐसा चीज पढ़ेंगे तो वहां पे प्रॉपर इसका डेरिवेशन होगा, वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई सुविधा है नहीं तो हम लोग बच्चा वाला चीज मान लेते हैं, वो क्या कि कांस्टेंट को 1 मान लीजिए। तो 1 मानने से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W बाई Q। और यहाँ देखिए मैंने वही फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है। तो अगर अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे किस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो क्या बोलना है, वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है, इसको लिखा दूं मैं, एक मिनट लिखा देता हूं। वर्क डन टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, लाना कहां से था, इनफाइनाइट से, टू ए गिवन या रेफरेंस पॉइंट। कोई पॉइंट तो हमको देगा ना कि कहां लाना है, कुछ तो बताएगा, अगर बताया तो वही मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, हो गई रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग ले आए तो वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका डेफिनेशन है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और हम लोग को पास मतलब हम लोग के पास फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन तो करना बनता है। तो अब इसको मिटा करके मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, तो तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आपका क्वेश्चन रेडी है, शुरू से मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन करा दिया है, वैसे तो 40 भी करा सकता था, लेकिन अब क्योंकि क्लास चल रहा है तो 4 ही कराया है। 5वां और 6ठा 2 क्वेश्चन अभी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इस दोनों को अगर आप चाहें तो पॉज करके बना सकते हैं। चलिए अब मैं बता देता हूं इसको। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है वो लिखना होगा। तो इसमें गिवन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वर्क डन टू टेक 40 कूलम चार्ज, यानी कि चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 40। सी भी लिख लेते हैं, असाइनमेंट लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, आदत भी लगना चाहिए असाइनमेंट के साथ, अगर बनाएंगे तो इन फ्यूचर अच्छा रहेगा। एग्जाम में भी अगर असाइनमेंट छूट जाता है तो काफी नंबर कट जाता है, तो ऐसा यूनिट हम लोग का हमेशा लिखने का आदत रहे तो बिल्कुल अच्छा होगा। और कितना दे रखा है वर्क डन, वर्क डन दे रखा है 40 जूल, इट्स ओके। निकालने के लिए क्या कहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि ईपी कितना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मतलब इस टॉपिक में मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था, ईपी इज इक्वल टू W बाई Q। अब W बाई Q मैंने फॉर्मूला तो पढ़ा है और अगर क्वेश्चन आप देखें तो काफी ज्यादा आसान बन गया, क्योंकि ये दोनों तो देख ही रखा है। वर्क कितना दे रखा है 40 जूल और चार्ज कितना दे रखा है 40 कूलम। 40 से 40 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 तो है, लेकिन असाइनमेंट तो लिखना पड़ेगा ना ईपी का। तो थोड़ा देर पहले याद कीजिए कि मैंने बताया था ईपी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और नाम है वोल्टेज, और वोल्टेज का असाइनमेंट वोल्ट और वोल्ट का सिंबल भी, तो यानी कि 1 भी।
अगर आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, 1/4 आंसर, दैट्स ऑल। काफी आसान था, एक ही फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें दो चीज दिया हुआ था, उसमें हम लोग वैल्यू डाल करके निकालिए। अब क्वेश्चन में अगर और घुमाना चाहे तो ईपी दे देगा और क्यू दे देगा, बोलेगा डब्ल्यू निकालने के लिए, तो निकल जाएगा। फिर हो सकता है कि ईपी और डब्ल्यू दे दे, बोलेगा क्यू निकालने के लिए, वो भी आसान है, मतलब तीन में से कोई दो दे दे तो एक तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज को अलग अलग बांट दिया है। तो आपको इसको अगर बनाना है, अभी तक तो शायद अगर पॉज करने के लिए जब मैंने कहा था तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार और 5 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है चार्ज डायरेक्ट रूप से नहीं दे रखा है। एक्चुअली मैं पहले गिवन लिखता हूं तो आपको पता चलेगा कि सही में वाकई में दे रखा था या नहीं दे रखा था। गिवन क्या है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग वर्क वाज 6.25 into 10 to the power 24, मतलब क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कितना के बराबर दे रखा है, 6.25 into 10 to the power 24 के बराबर दे रखा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर, तो 6.25 into 10 to the power 24 के बराबर ये दे रखा है। अब और आगे क्या दे रखा है, देन फाइंड चार्ज। सबसे पहले तो आगे देने के बजाय कुछ पूछ लिया है, क्या पूछा है, चार्ज कितना है ये पूछा है। और आगे भी क्वेश्चन है तो उसको भी पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड ईपी, यानी कि एक चीज और निकालना है, ईपी। उसके बाद आगे और पढ़े तो व्हेन वर्क डन वाज 400 जूल, यानी कि फाइनली एक रिलीफ वाला काम हुआ, और वो ये कि वर्क डन दे रखा है, वर्क डन यानी कि डब्ल्यू कितना दे रखा है, 400 जूल दे रखा है। अब इसमें हम लोग केवल एक ही फॉर्मूला ही पढ़े हैं, ईपी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद देखना है कि हम लोग को उसमें से कुछ दे रखा है कि नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा हुआ तब तो स्ट्रेस लेंगे ना, या फिर तब भी स्ट्रेस क्यों लेंगे, इतना पढ़ क्यों रहे हैं, अच्छा से बनाने के लिए ना, स्ट्रेस कभी लेना ही नहीं है पढ़ाई का, इजी वे में सब हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ मैंने क्या लिखा, एज ए स्टूडेंट मैं भी सोचता तो सबसे पहले यही सोचता कि ईपी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। अब इसमें गिवन में खोजता क्या डब्ल्यू दिया हुआ है क्या, तो हाँ बिल्कुल डब्ल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन क्या क्यू दिया हुआ है क्या, जी नहीं, क्यू नहीं दिया है। क्यू यहाँ पे नहीं दिया है, तो क्यू निकालने के लिए आपको कुछ तो दे रखा होगा, तो जो दे रखा है वो दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 6.25 into 10 to the power 24। अब आपको याद होगा कि वीडियो के फर्स्ट में ही ऐसा एक क्वेश्चन और देखे थे, क्या देखे थे कि हम लोग 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो कितना कूलम चार्ज बनता है, 1 कूलम चार्ज बनता है। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितना कूलम चार्ज बनेगा, 1 divided by 6.25 into 10 to the power 18 कूलम चार्ज बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना दे रखा है, तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितना चार्ज बनेगा, तो उसको लिखते हैं फिलहाल, एक मिनट, ये नीचे आ जाएगा और जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, 6.25 into 10 to the power 24 कूलम। ये तो कट गया, बचा क्या, 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 10 to the power 18। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना, 10 to the power 24, सॉरी 10 to the power 24, और नीचे क्या आया था, 10 to the power 18। अब मैंने थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में आपको बताया था कि 10 to the power 24 अगर ऊपर हो और 10 to the power 18 नीचे हो, तो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये 18 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अभी तक तो शायद बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा, तो कितना आएगा ये, 10 to the power 6 कूलम। यानी कि हम लोग का जो चार्ज आया है, यानी कि Q का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है। अब क्वेश्चन मार्क हटा के लिखने की बारी आई, खुशी का माहौल आ गया होगा सब में, कितना आया, 10 to the power 6 कूलम। यानी कि चार्ज हम लोग को पता चल गया, कैसे, यूनिटरी मेथड से। एक फार्मूला मैंने उस समय भी लिखा था, Q is equal to NE। अगर आपको ये यूनिटरी मेथड में मुश्किल लग रहा है, हालांकि लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक तो यही है ना, यहीं से ये निकला है, ना कि इससे ये। तो अगर ये फिर भी मुश्किल लग रहा है तो Q is equal to NE फार्मूला आप लगा सकते हैं। Q का मतलब चार्ज निकालने के लिए आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी चार्ज आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा सही है। ये मेथड कभी भी गलत होने वाला नहीं है और भूलने वाले भी नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन भी नहीं होगा, माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इन केस कभी फॉर्मूला भूल गया तब तो होगा ना दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग को पता था कि इतना इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा और जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उसमें कितना चार्ज होगा, ये हम लोग निकाल लिए। कितना आया चार्ज? 10⁻⁶ कूलम। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था? अब हम लोग का फॉर्मूला यहाँ मिटाना पड़ेगा। एक काम करिए, आप लोग पहले इसका लिख लीजिए। अब हम लोग को यहाँ मिटा रहे हैं। हाँ, ये तो ऑलरेडी यहाँ मैंने लिख दिया है, तो इसको बिल्कुल मिटा सकता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग के पास W पता है क्या? बिल्कुल पता है। कितना है? 400 जूल। चार्ज अभी जस्ट निकाले, कितना निकाले? 10⁻⁶ कूलम। अब ईपी मेरा कितना आएगा? तो सबसे पहले ये 10⁻⁶ है, इसमें अगर हम जीरो का काउंटिंग करें तो कितना होगा? 6 जीरो होगा। इसको एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ साफ साफ बिना कंफ्यूजन का। 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 जीरो। अब 2 से तो गया, 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा कितना? 4 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कि 1 पे 4 जीरो। 1 पे 4 जीरो का मतलब 10⁻⁴, यही होगा। 4 जीरो मतलब पावर 4 तो जाएगा ना। अब 10⁻⁴ नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। क्या निकला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकला? 4 इंटू 10⁻⁴। एक बात और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग को वोल्ट लिखना पड़ेगा। एसआई बिल्कुल नहीं भूलना है, कंपलसरी है लिखना। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। सबसे पहला तो आसान था, Ep = W/Q में W या Ep कुछ भी दे दो, तीसरा क्वांटिटी निकल जाएगा। तीन ही चीज है, 2 देगा तो तीसरा निकल जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, Q डायरेक्ट न दे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q निकाल लिए, और Q निकालने के बाद वापस से तो सिंपल फार्मूला है, कहां गया? हाँ यार, Ep = W/Q। तो W/Q में Q आपको पता है, कर लिए यहाँ पे, W दे ही रखा था तो Ep निकल गया। मतलब 3 चीज है, किसे घुमा फिरा के देगा, आप लोग को बस सोच समझ के पहले गिवन लिख लेना, उसके बाद बन जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इसका भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो सेम प्रोसेस, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको और क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप प्रैक्टिस के लिए कभी भी किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग को, हाँ तो वो तो हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग काफी डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, और आगे करना है तो आपको बोले कि हम हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलता जुलता टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं वोल्टेज, जिसका थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया भी था कि वोल्टेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसी को वोल्टेज बोलते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बहुत भारी भी नहीं है, आसान है। कैसे? वो ऐसे कि पोटेंशियल तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के, पोटेंशियल मतलब क्षमता। किसका क्षमता? काम करने का क्षमता। काम कहाँ कर रहे हैं? तो चार्ज को लाने में काम कर रहे हैं। तो चार्ज को लाने में जो काम कर रहे हैं उसी को अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कुछ ऐसा कि एक इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं, इनफाइनाइट उधर नहीं दिखेगा, वो इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं, तो हो सकता है कि हम 2 पॉइंट पे लाएं, एक टर्मिनल मेरा ये हो और एक ये, तो वहां से यहां लाने में कुछ काम जो करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वहां से यहां लाने में वही काम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। दोनों पॉइंट अलग अलग है, दोनों टर्मिनल अलग है, दोनों का रिफरेंस पॉइंट अलग अलग है, तो काम भी बिल्कुल अलग अलग ही करना पड़ेगा। अब अलग अलग काम कितना करना पड़ेगा वही अगर निकाल ले तो वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वहां से यहां लाने में जो काम करना पड़ा वो पहला, और वहां से यहां लाने में जो काम करना पड़ा वो यानी कि दूसरा। यानी कि 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इजी। मतलब इनफाइनाइट से पॉइंट यहां ला रहे हैं एक, और दूसरा यहां ला रहे हैं, तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा, तो जो गैप होगा ना उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के वजह से जब हम लोग बैटरी का सिंबल बनाते हैं तो एक बड़ा और एक छोटा रहता है, 2 टर्मिनल वहां पे रहता है, 2 टर्मिनल इसी वजह से रहता है क्योंकि उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, और वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, तभी तो डिफरेंस निकालेंगे ना, तो इसीलिए वहां पे होता है 2 टर्मिनल। तो मतलब 2 टर्मिनल है तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे उसी को बोलेंगे वोल्टेज, या उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कुछ लोग शॉर्ट में पीडी भी कहते हैं, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस।
वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही। सिंबल ऑलरेडी इसका हम लोग बात कर चुके हैं। सिंबल होता है V, सिंबल V होता है वोल्टेज, और इसका SI यूनिट क्या था? वोल्ट, और वोल्ट का सिंबल क्या था? V। सब कुछ याद हो भी गया होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोग के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स या टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी सिंपल, आप लोग खुद से इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब हम लोग के पास अगर इसका फॉर्मूला बताना हो तो फॉर्मूला क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका सिंबल यानी कि V, हम लोग को V निकालना है, क्योंकि निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। पोटेंशियल का सिंबल क्या था? ईपी। होप यू रिमेंबर। तो ईपी दो पोटेंशियल का निकालना है, तो हम लोग एक को 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मान लेते हैं। तो ep1 माइनस ep2, बस यही अगर निकाल ले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अगर हमको अब क्वेश्चन में ep1 दे दे, ep2 दे दे और बोले कि वोल्टेज बताइए, तो आराम से घटा के निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है। इसको और हम लोग अभी ब्रेक करने वाले हैं। कैसे? ईपी का फॉर्मूला क्या था? ईपी का फॉर्मूला था ना W बाई क्यू। यहाँ पे भी ईपी है तो यहाँ पे भी होगा W बाई क्यू। लेकिन यहाँ ep1 है, फर्स्ट पोटेंशियल के लिए काम भी अलग होगा, तो W1 कर देते हैं। यहाँ सेकंड पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल नंबर 2। सपोज 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये जो है ये ep1 है और ये जो है ये ep2 है। तो हम लोग का दोनों का काम भी तो अलग अलग होगा। तो काम अलग अलग होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या किए? इसको W1 मान लिए, इसको यहाँ पे W2 मान लिए। अब कहता थोड़ा सा क्वेश्चन आसान कर दिया। कैसे? बोला कि चार्ज सेम ही लाना है, यानी कि आप जो वहां से चार्ज ला रहे हैं इनफाइनाइट से, उसका वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर वो भी अलग अलग कर देता तो यहाँ पे Q1 लिखते, यहाँ पे Q2 लिखते, लेकिन ऐसा किया ही नहीं है। बोला है कि चार्ज सेम ही लाना है, तभी तो पता चलेगा कि सेम। जैसे कि अब 2 आदमी हैं, दोनों को 5-5 किलो उठाने के लिए कहेंगे, तो जो ज्यादा देर तक उठाएगा वही ना बलशाली हुआ। तो इसीलिए चार्ज सेम लाएंगे ताकि दोनों का पोटेंशियल ओरिजिनल पता चल सके। तो चार्ज सेम रखना है, तो W1 बाई क्यू माइनस W2 बाई क्यू, ये किसका वैल्यू आया? V का वैल्यू आया। अब ये भी एक फॉर्मूला निकल के सामने आया, V इज इक्वल टू W1 बाई क्यू माइनस W2 बाई क्यू। अगर अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करें तो क्वेश्चन में देखो ऐसे, अभी हम डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में करा देते हैं। मे बी अगले जब सेशन में हम लोग क्लास चलेगा तो उस दिन और हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और पीछे के भी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करा दूंगा। और जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, जैसे 10th बोर्ड में जो पूछता है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या 10th में कुछ लोग स्कॉलरशिप का एग्जाम भरते हैं क्लास 11th, मतलब फिर जी आकाश ये सब के लिए, तो उसका भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा। तो उसके लिए पहले तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाद में, पहले तो बोर्ड एग्जाम्स पहले देखते हैं। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पहले तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, और कॉम्पिटिटिव तो मैं करा ही दूंगा बिल्कुल। फिलहाल क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखा है कि V निकालना है, V निकालना है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी सिर्फ लिख रहा हूं, लैंग्वेज फॉर्म में अगले क्लास में देखूंगा। W1 दिया हुआ है 20 जूल और W2 दिया हुआ है 10 जूल, और जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ था 5 कूलम। अब कह रहा है कि 5 कूलम चार्ज को, मतलब चार्ज जो लाया गया है दोनों जगह पे, वो कितना चार्ज लाया गया है? 5 कूलम। एक जगह पे लाने में कितना काम करना पड़ रहा है? 20 जूल, और दूसरे जगह पे लाने में कितना काम करना पड़ रहा है? 10 जूल। तो दोनों का तो वर्क में तो अंतर है ना, लेकिन चार्ज सेम है। उससे हमको क्या, हमको तो वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई Q। यहाँ पे Q मैंने अलग अलग लिखा है, आप चाहे तो एलसीएम लेके एक साथ भी लिख सकते हैं ना, ये तो एलसीएम आ जाएगा। दोनों में जब Q नीचे डिनोमिनेटर में सेम है तो इसको एक साथ ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है W1 माइनस W2 बाई Q। अब V निकालना है हम लोग को। W1 कितना दे रखा है? 20 जूल दे रखा है। W2 कितना दे रखा है? 10 जूल दे रखा है। Q कितना दे रखा है? 5 कूलम दे रखा है। तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10 जूल डिवाइडेड बाई 5 कूलम, कितना आया? 2। अब वोल्टेज निकाले हैं तो 2 क्या? वोल्टेज का एसेंट होता है वोल्ट, तो 2 वोल्ट, दैट्स ऑल, हो गया। V कितना आया? 2 वोल्ट। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इस पे। इसका टफ वर्जन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। तो ये हम लोग देखेंगे अगले